नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। लोकतंत्र में आपका स्वागत है। ज्ञानवापी विवाद अदालत में और इस पर नेताओं की भड़काऊ बयानबाजी का दौर थमा नहीं है। उन पर दर्ज धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने के मामलों की सुनवाई लगातार आगे खिसक रही है। लेकिन राजस्थान के एक यूट्यूबर को ज्ञानवापी का वीडियो सॉन्ग बनाना भारी पड़ गया। वीडियो को लेकर उसे पहले कट्टरपंथी जिहादियों से जान से मारने की धमकियां मिली और वहीं राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में उसे तारीख पर तारीख के खेल में उलझा दिया, जिससे उसकी नौकरी तक छूट गई। और ऐसे में लोकतंत्र का बड़ा सवाल यह कि शुभम शिकारी नाम के इस यूट्यूबर को क्या राजस्थान सरकार ने तुष्टीकरण की अपनी सियासत का मोहरा बना डाला। सवाल यही है कि 13 मंदिर बनाएंगे शिवाय के सॉन्ग वीडियो को लेकर कांग्रेस राज में शुभम शिकारी को क्यों जबरिया निशाना बनाया जा रहा है। सड़क से सियासत तक सुर्खियों में है ज्ञानवापी। सवाल और बवाल चौतरफा है। सर्वेक्षण के नतीजों की दस्तक अदालत की चौखट पर लगातार जारी है। मुस्लिम पक्ष मामले को खारिज करने की मांग उठा रहा है, तो वहीं हिंदू पक्ष में उन 51 सबूतों ने जोश भर दिया है, जिसे देख सुनकर अदालत ने कहा कि सर्वे में मिली शिवलिंग जैसी आकृति की पूजा की मांग और परिसर को हिंदुओं को सौंपने की अर्जी सुनवाई योग्य है। लेकिन यूपी से राजस्थान पहुंचते ही ज्ञानवापी का जिक्र कैसे जिंदगी को जहन्नम बना सकता है, इसकी चौंकाने वाली दास्तान सामने आई है। मिली है शुभम शिकारी से। राजस्थान के झालावाड़ जिले के भवानी मंडी के रहने वाले इस शौकिया यूट्यूबर के मन में महादेव बसते हैं। ज्ञानवापी के सर्वे में हिंदू प्रतीकों के 51 सबूत सामने आए तो कोटा में नौकरी कर रहे शुभम ने जोश में भरकर एक गीत लिख डाला। 13 मंदिर बनाएंगे शिवाय मंदिर बनाएंगे, 13 मंदिर बनाएंगे शिवाय मंदिर बनाएंगे। इस गीत के वीडियो में शुभम ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी झलक रखी थी, मथुरा से लेके काशी। लेकिन जुलाई में राजस्थान में इसकी लॉन्चिंग के पोस्टर सजते ही शुभम की जिंदगी में भूचाल आ गया। सबसे बड़ा तेरा दरबार, तू इस जग का पालनहार। पहले जिहादी कट्टरपंथियों की ओर से जान से मारने की धमकियां मिली और इसके बाद कोटा पुलिस ने शुभम को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो 16 जुलाई की रात अनंतपुरा इलाके के फ्लाईओवर पर अपने वीडियो के प्रमोशन का पोस्टर चिपका रहे थे। मस्जिद नहीं वो मंदिर है, शिव ज्ञानवापी के अंदर है, मस्जिद नहीं वो मंदिर है। गिरफ्तारी के बाद से ही शुभम की जिंदगी जहन्नम बनी हुई है। आरोप है कि पुलिस ने उसे 3 दिन गिरफ्तार करके रखा, मारा पीटा और अब उसे कोर्ट में तारीख पर तारीख वाले खेल में फंसाकर छोड़ दिया गया है। शुभम का मोबाइल भी जुलाई से कोटा पुलिस ने जब्त कर रखा है और उसे दबाव में कोटा भी छोड़ना पड़ा। मैं कोटा में नाना नानी के यहाँ रहता था। ज्ञानवापी में मंदिर के 51 सबूत और शिवलिंग मिलने के बाद मुझे लगा कि मुझे गाना बनाना चाहिए। मैंने गाना लिखा 13 मंदिर बनाएंगे शिवाय और रिकॉर्ड किया। उसी के प्रचार के लिए मैंने ये पोस्टर छपवाए और लगाए। तो राजस्थान की कोटा पुलिस ने मुझ पर 6 धाराएं लगाई, मेरा मोबाइल जब्त किया और मुझे 3 दिन तक थाने में रखा। मेरी कोर्ट से जमानत हो चुकी है और मुझे तारीख पे तारीख मिल रही है और मेरा चालान अभी तक कोर्ट में पेश नहीं हुआ है। शुभम शिकारी की गिरफ्तारी को लेकर कोटा पुलिस सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल हो रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 13 मंदिर बनाएंगे शिवाय का गाना बनाकर शुभम ने क्या बड़ा गुनाह कर दिया है। उन लोगों की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई जिन्होंने शुभम को जान से मारने की धमकियां दी। क्या शुभम को तुष्टीकरण की सियासत का मोहरा बनाया जा रहा है। इन तमाम सवालों पर कोटा पुलिस ने चुप्पी साध रखी है, जिसके बाद आरोप लग रहे हैं कि गहलोत सरकार के इशारे पर कोटा पुलिस ने अपना मुंह बंद कर रखा है। सवाल सीधा है कि क्या कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के फेर में फंसकर शुभम शिकारी की जिंदगी नर्क बनी हुई है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि शुभम के आरोप बेहद गंभीर हैं। शुभम के मुताबिक कोटा पुलिस ने उसे 16 जुलाई को गिरफ्तार किया, लेकिन 2 दिन गिरफ्तारी नहीं दिखाई। 18 जुलाई को एफआईआर दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, फिर 1 दिन की पुलिस रिमांड ली और फिर नई धाराएं ठोकते चले गए। ज्ञानवापी के मुद्दे पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत अपना सियासी रुख मई में ही साफ कर चुके थे, जब उन्होंने बयान दिया था कि वाराणसी में बीजेपी ने नया तमाशा शुरू कर दिया है। भगवा पार्टी की नीतियां देश को बर्बाद करने वाली हैं। ज्ञानवापी में वीडियोग्राफी का मुद्दा गरमाया, तब राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने विरोध जताते हुए कहा था
अगर हम अपनी विचारधारा पर कायम रहे तो कम से कम इतिहास में तो यही लिखा जाएगा कि कांग्रेस के लोगों ने सर्वधर्म समभाव, लोकतंत्र और समाजवाद को जिंदा रखने के लिए हार नहीं मानी। सवाल इसीलिए है कि क्या शुभम की गिरफ्तारी और उसे लगातार परेशान कर क्या गहलोत सरकार तुष्टीकरण की सियासत साध रही है? बहरहाल शुभम की दास्तान एक आम आदमी की बेचारगी का बयान है, क्योंकि ज्ञानवापी के मुद्दे पर विवादित टिप्पणी करके ओवैसी, अखिलेश जैसे कई नेता मजे में हैं। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ दिया। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी, संवैधानिक जिम्मेदारी थी कि उस कोर्ट को बताए कि आप ये गलत कर रहे हैं, मगर क्योंकि आप नफरत की राजनीति करते हैं और आप हर नफरत में अपनी सियासी रोटी सेकते आए हैं, इसीलिए आपने खामोशी बनाई रखी। वो बताए ना, बीजेपी बताए कि क्या वो 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को मानती है, नहीं मानती है। नेताओं को तो गिरफ्तारी से राहत है, कोर्ट में उनके खिलाफ अर्जियां लगी हैं जिन्हें तारीख पर तारीख दी जा रही है। मुश्किल तो शुभम जैसे आम आदमी की है जो संविधान में मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आजमाता है, तो सियासत उसे अपना हथियार बनाने से नहीं चूकती है। तेरा मंदिर बनाएंगे, शिवाय मंदिर बनाएंगे, तेरी ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और लोकतंत्र में अब बात टनल पर सियासी टकराहट की। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनते ही पिछली सरकार के फैसलों को पलटने का खेल शुरू हो गया है, जो पहले भी होता रहा है। और इसी कड़ी में रोहतक के अटल टनल के बाहर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष यानी कि सोनिया गांधी नाम की शिलान्यास पट्टी लगाने का फैसला भी लिया गया, जिस पर हिमाचल की जो सियासत है वो गर्मा गई है। लोकतंत्र का सवाल यह है कि श्रेय लेने की सियासत में टनल पर टकराव छेड़कर कांग्रेस को आखिर क्या हासिल होने वाला है। सवाल इसलिए है क्योंकि टनल का पूरा काम मोदी सरकार के दौर में हुआ। यूपीए सरकार के दौर में सोनिया गांधी ने इसका शिलान्यास सिर्फ किया था। हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। हिमाचल के लोगों को, प्रीणी के लोगों को ये सरकार की तरफ से अटल जी के जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उपहार है। 3 अक्टूबर 2020 की इस ऐतिहासिक तस्वीर में हिमाचल में कांग्रेस राज आते ही फेरबदल की तैयारी है, क्योंकि लेह लद्दाख की लाइफलाइन कहे जाने वाले अटल टनल के मुहाने पर श्रेय लेने की सियासत गर्मा उठी है। हिमाचल के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 5 दिन के अंदर टनल के बाहर नया शिलापट्ट लगाने का आदेश जारी कर दिया है, जिसमें लिखा होगा कि इस टनल का शिलान्यास सोनिया गांधी ने किया था। ये मैं उनको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब शिलान्यास के लिए 4,500 करोड़ अटल टनल के लिए रखा गया था, तो ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उद्घाटन के समय तो पहुंच गए और शिलान्यास की पट्टिका तोड़ के किनारे रख दी। तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। इस परंपरा को हमने कहा है कि जहां जिनका शिलान्यास हुआ है वहां उनकी पट्टिका लगा दी जाएगी। सुखविंदर सरकार के इस फैसले ने हिमाचल की सियासत गरमा दी। बीजेपी गड़े मुर्दे उखाड़ने की सियासत का आरोप लगाकर सूबे की नई सरकार पर सवाल उठा रही है, तो वहीं हिमाचल कांग्रेस अपने फैसले को सही ठहराने के लिए ये दलील दे रही है कि कायदे से किसी भी परियोजना में उसके उद्घाटन और शिलान्यास दोनों का शिलापट्ट लगाना जरूरी होता है। वहीं बीजेपी इस आशंका में है कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार अटल टनल के बाहर लगी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के शिलापट्ट इसी बहाने हटाने वाली है। कांग्रेस सरकार को लगता है वो पट्टिका लगानी, वो उनका निर्णय है, परंतु अगर वो अटल जी का नाम उस सुरंग से हटाना का प्रयास करेंगे तो उसको भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। भाजपा तो झूठ की भी चिंता करती है, हमने तो नाम बदला ही नहीं है। सवाल यह है कि हिमाचल में नई सरकार बनाने वाली कांग्रेस महज शिलापट्ट बदलकर श्रेय की सियासत करना चाहती है। बीजेपी सरकार के दौर में बनकर तैयार हुई परियोजना पर दावा ठोकने की कवायद आखिर कितनी सही है? कांग्रेस
सरकार को लगता है वो पट्टिका लगानी, वो उनका निर्णय है, परंतु अगर वो अटल जी का नाम उस सुरंग से हटाना का प्रयास करेंगे तो उसको भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। आधिकारिक तथ्य तो यही है, 9.2 किलोमीटर लंबा टनल करीब करीब पूरा मोदी सरकार 1 के दौरान बना। यूपीए सरकार 2 के दौरान सोनिया गांधी ने 28 जून 2010 में इसकी आधारशिला रखी। तब से साल 2014 तक यानी 4 सालों में ये टनल महज 1.5 किलोमीटर ही बन पाई थी। जिस तरह 2014 से पहले की रफ्तार में काम चल रहा था तो अटल टनल 2040 में जाकर बन पाती, जबकि मोदी सरकार ने 6 साल से भी कम के रिकॉर्ड में टाइम से इसे पूरा कर दिखाया। अटल टनल पर श्रेय की होड़ में कांग्रेस तभी से उलझी है जब पीएम मोदी ने साल 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती पर उनकी याद में इस टनल का नाम अटल टनल करने का फैसला लिया था। रोहतांग में बने दुनिया के सबसे लंबे टनल पर श्रेय की सियासत का आलम ये रहा कि इसके उद्घाटन के दौरान अटल टनल का शिलापट्ट लगने के बाद से ही कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस ने सोनिया गांधी के शिलान्यास वाला शिलापट्ट हटाने के खिलाफ लाहौल स्पीति में पुलिस में मामला दर्ज करवाया और हाल में हुए हिमाचल चुनाव तक विरोध प्रदर्शन करती रही। बीजेपी ताल ठोक रही है कि अटल टनल से अटल जी के नाम का शिलापट्ट हटा तो पूरे हिमाचल में उस सड़क पर सरकार को घेरेंगे, तो वहीं कांग्रेस ये कहकर टकराव टालने की कोशिश में जुटी है कि अटल जी का नाम रोहतांग टनल से नहीं हटने वाला। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की तुच्छ राजनीति में विश्वास नहीं करती। हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कि रोहतांग टनल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना रहा। अटल टनल मनाली लेह राजमार्ग रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। ये किसी अजूबे से कम नहीं। टनल अपनी विशेषताओं के लिए खास है। टनल में हर 500 मीटर पर आपातकाल सुरंग है जो टनल के दोनों छोरों पर निकलती है। प्रत्येक 150 मीटर पर आपातकाल 4G सेवा, हर 60 मीटर पर CCTV और दोनों छोरों पर पूरी टनल का कंट्रोल रूम है। यहाँ से हर किसी पर पैनी नजर रखी जाती है। इस टनल का निर्माण लगभग 3200 करोड़ रुपए खर्च करके किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। लोकतंत्र में आगे आपके लिए कुछ खास खबर, जाइएगा नहीं, जल्द लौटे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन समारोह में वो भाग ले रहे हैं और शताब्दी महोत्सव का आयोजन 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी यानी 1 महीने तक होगा। ये आयोजन अहमदाबाद में बनाए गए स्वामी नगर में हो रहा है। 600 एकड़ में बनकर तैयार हुआ है स्वामी नगर और इस महोत्सव का आयोजन भगवान स्वामी नारायण संप्रदाय में प्रमुख संत रहे स्वामी महाराज की याद में हो रहा है। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें देखिए। 600 एकड़ में बनकर तैयार हुआ है स्वामी नगर और उस स्वामी नगर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कितना खूबसूरत, कितना सुंदर इसको सजाया गया है, ये इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। और फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ભક્તિનું મૂલ્ય જેમ સૂરજમુખીનું ફૂલ સૂર્યની તરફ પોતાનું મુખ રાખે એમ સાચો શિષ્ય એ હંમેશા ગુરુમુખી રહે છે। नैतिकता का मूल्य जैसे पुष्प में सुगंध वैसे व्यक्ति में चारित्र, भलाई चमकती है और छलकती है। અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ
और आइए बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की। क्या पुतिन ने युद्ध को खत्म करने की तैयारी कर ली है? क्या अब यूक्रेन का पूरी तरह से तबाह होना तय है? ऐसा सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि पुतिन ने अब यूक्रेन की चौतरफा घेराबंदी शुरू कर दी। पुतिन का आखिरी इंतकाम, ज़ेलेंस्की भुगतेंगे अंजाम। मॉस्को से ट्रिगर दबेगा, कीव पर एटम बम फटेगा। यूक्रेन पर चौतरफा वार, बेलारूस प्लान तैयार। ज़ेलेंस्की शांति वार्ता के लिए तैयार है। बाइडेन युद्ध रोकने के लिए बेताब है। लेकिन ऐसा कौन है जो शांति का विलेन बना हुआ है? युद्ध के 10 महीने बाद फिर यह सवाल खड़ा हो गया है। यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग में बेलारूस ही एक ऐसा देश है जो युद्ध की शुरुआत से अब तक पुतिन के साथ खड़ा हुआ है। वहीं बेलारूस जिसके रास्ते रूसी सेना ने पुतिन की पलटन पर हमला किया था। खैरसौन से रूसी सैनिकों के भागने पर बेलारूस से ही यूक्रेन पर हमले की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। अब यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने बेलारूस से ही रूसी हमले की आशंका जताई है। बेलारूस में एक बार फिर रूसी सैनिकों के इकट्ठा होने और संयुक्त युद्ध अभ्यास ने यूक्रेन की चिंता बढ़ा दी है। यूक्रेन बेलारूस से संभावित रूसी हमले से निपटने को लेकर तैयारी कर रहा है। यूक्रेनी रक्षा मंत्री का यह बयान बेलारूस से आए इस एक्सक्लूसिव वीडियो के बाद आया जिसमें रूसी सैनिक ट्रेनिंग ले रहे हैं। बेलारूस की बर्फीली पहाड़ियों में रूसी सैनिक ट्रेनिंग में जुटे हैं जिसमें रूसी सेना की इंजीनियरिंग यूनिट हिस्सा ले रही है और दुश्मन के बंकर को तबाह करने के गुर सीख रही है। बेलारूस में रूसी सैनिकों की इस ट्रेनिंग से साफ है कि पुतिन अब बड़ा हमला करने की तैयारी में है। बेलारूस वही देश है जिसने खुलकर रूस का यूक्रेन में न सिर्फ साथ देने का ऐलान किया बल्कि अपनी जमीन से यूक्रेन पर हमले के लिए अपने सैनिकों को भी रूस के साथ एक्टिव कर दिया, जिससे सवाल खड़ा हो गया है कि क्या पुतिन अब बेलारूस से अटैक की तैयारी में है?
रूस यूक्रेन जंग में बेलारूस सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर पुतिन बेलारूस से हमला करने का प्लान बना रहे हैं तो उसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले बेलारूस से यूक्रेन की दूरी जानी। बेलारूस से यूक्रेन की दूरी महज 788 किलोमीटर है, जबकि मॉस्को से यूक्रेन की दूरी 1169 किलोमीटर है। रूस यूक्रेन की जंग में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। जाहिर है कि बर्फीली सर्दी में यूक्रेन का जंग में टिके रहना आसान नहीं है, इसलिए रूस ने अपना विंटर प्लान एक्टिव कर दिया है। रूसी सेना अब यूक्रेन के उत्तर से दक्षिण तक बारूद बरसा रही है। और इसके दम पर वो सर्दियां खत्म होने से पहले पुतिन के ख्वाब को पूरा करना चाह रही है। ऐसे में पुतिन मॉस्को की बजाय बेलारूस से हमला कर यूक्रेन को तबाह करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि कम वक्त में ही युद्ध का फुल एंड फाइनल कर दिया जाए। पुतिन ने बेलारूस के रास्ते यूक्रेन पर जीत के लिए दूसरा प्लान भी तैयार कर रखा है। बेलारूस के बॉर्डर से यूक्रेन की तरफ रूसी सैनिक आगे बढ़ेंगे। दूरी वाले सैन्य उपकरण भी इसी बॉर्डर से इस्तेमाल होंगे। रशियन फोर्स नॉर्थ दिशा से कीव में दाखिल होंगी और कीव पर कब्जा होते ही यूक्रेन पर पुतिन की हुकूमत होगी। पुतिन का प्लान 2, बेलारूस बॉर्डर से यूक्रेन की तरफ बढ़ेंगे रूसी सैनिक और इसी बॉर्डर से सैन्य उपकरण भी इस्तेमाल होंगे। फोर्स नॉर्थ दिशा से कीव में दाखिल होगी। कीव पर कब्जा होते ही यूक्रेन पर पुतिन की हुकूमत होगी। रूस का दोस्त बेलारूस ऐसा देश है जो नेटो देश पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया से घिरा हुआ है। ऐसे में रूस के खिलाफ खड़े हो रहे नेटो देशों पर भी बेलारूस से हमला करने में रूस को ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक तरफ पुतिन ने बेलारूस से यूक्रेन पर फाइनल अटैक का प्लान तैयार कर लिया है, तो दूसरी तरफ ईरान से लगातार ड्रोन खरीद रहा है। ऐसे ड्रोन जो पल भर में सब कुछ तबाह कर सकते हैं। ऐसे में रूस ईरान की न्यूक्लियर डील को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन अब उस पर ब्रिटेन के बाद सुपर पावर अमेरिका ने भी मोहर लगा दी है। अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने पुतिन रईसी की डेडली डील का खुलासा किया। ब्रिटेन ने खुलासा किया था कि ईरान रूस को युद्ध के लिए ड्रोन दे रहा है, जिसके बदले में रूस ईरान को सैन्य टेक्नोलॉजी देगा। अब अमेरिका खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध में मिले ईरान की मदद से बेहद गदगद है और अब वो ईरान को परमाणु बम और न्यूक्लियर मिसाइल बनाने में मदद करेगा। इसके लिए रूस अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक को ईरान से साझा कर सकता है। ईरान रूस को सुसाइड बॉम्बर कहे जाने वाला शाहिद 136 ड्रोन की सप्लाई कर रहा है। साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल भी मुहैया कराने वाला है, जो रूस में ही बनाई जाएंगी। रूस ईरान की सीक्रेट डील लगभग पक्की हो गई है। अमेरिका ब्रिटेन भी मानते हैं कि अगर रूस ने ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सौंप दी और परमाणु बम बनाने में उसकी मदद की, तो इससे ईरान और भी ज्यादा विध्वंसक हो जाएगा। बेलारूस में रशियन सोल्जर्स की तैनाती, ईरान में डील, यानी यूक्रेन पर चौतरफा अटैक।
रूस ने अपने प्लान के तहत बेलारूस में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है और इस अटैक में बेलारूस ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पुतिन के प्लान के मुताबिक अभी तक रूस यूक्रेन पर पूर्वी छोर से अटैक कर आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब यूक्रेन की उत्तरी सीमा यानी बेलारूस की जमीन से भी यूक्रेन पर अटैक की तैयारी है। वॉर जोन से विद्यानाथ झा के साथ टाइम्स नाउ भारत।